प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी एक नया डरावना जेनेटिक मलेरिया है। आने वाले समय में इसका अधिक चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हो सकता है। सिमियन मलेरिया यानी कि गौर मानव प्राइमेट मलेरिया परजीवी में वैश्विक स्तर पर मलेरिया उन्मूलन को कम करने की क्षमता है। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एसिम्प्टोमेटिक केस, इमर्जेंस ऑफ प्लाज्मोडियम नोलेसी एंड प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी, मिस यूज ऑफ आर्टिसोनेट मोनोथेरापी, K13 जीन म्यूटेशन और डिलीशन इन PFHRP2 एंड 3 जीन्स। इसकी एकल खुराक प्राइमाक्विन के 14 दिनों का खुराक को प्रतिस्थापित कर सकती है। आकाशवाणी ईटानगर का युवावाणी कार्यक्रम से मैं फ्लोरेंस शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस 2025 के इस शुभ अवसर पर हम एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हाजिर है। हमारे साथ है अरुणाचल प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय से डॉक्टर PJ शर्मा। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं मलेरिया उन्मूलन की चुनौतियों और इसके दायरे के बारे में एक विशेषज्ञ की नज़र से। डॉक्टर शर्मा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको भी स्वागत करता हूँ और मेरी तरफ से हमारा श्रोता को प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे क्या है और इसे कब और क्यों मनाया जाता है? हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों द्वारा 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व मलेरिया दिवस स्थापित किया गया था और 2008 से हर साल यह मनाया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विभिन्न स्थानीय और सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मलेरिया से लड़ने और उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्रवाई को बढ़ावा देने का यह एक वैश्विक आह्वान है। इसका उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने और अंततः इसे खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मलेरिया को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों तथा मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का एक अवसर है 25 अप्रैल की विश्व मलेरिया दिवस। WHO के नए डेटा के साथ ये पता चलता है कि 2000 से मलेरिया के अनुमानित 2.2 बिलियन मामले और 12.7 मिलियन मोर्टेलिटी टाली गई है, लेकिन यह बीमारी एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बनी हुई है, खासकर WHO के अफ्रीकी क्षेत्र में। WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित 263 मिलियन मामले और 5,97,000 मौतें हुई है। यह 2022 की तुलना में 2023 में लगभग 11 मिलियन अधिक मामले का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 95% मौतें WHO के अफ्रीकी क्षेत्र में हुई, जहां जोखिम वाले कोई लोगों को अभी भी उन सेवाओं तक पहुंच नहीं है जिनकी उन्हें बीमारी का रोकने, पता लगाने और इलाज करने के लिए ज़रूरत है। 2015 से वर्ष 2023 तक मलेरिया के मामले 11,69,261 से घटकर 2,27,564 हो गए और मृत्यु दर 384 से घटकर 83 हो गई, जो कि अप्रोक्सीमेट 80% की कमी दर्शाती है। वर्ष 2015 की वार्षिक रक्त परीक्षण दर 9.58 से बढ़कर 2023 में 11.62 हो गई, जिससे शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप सुनिश्चित हुआ। मलेरिया और इसका लक्षण के बारे में संक्षेप में थोड़ा जानकारी प्रदान कीजिए। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो
मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। मलेरिया के कुछ मामलों में हल्के लक्षण सामने आते हैं, जबकि कुछ के लिए यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसके हल्के लक्षणों में तेज बुखार आना, ठंड लगना और सिर दर्द शामिल है, जबकि गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम पैदा होना, दौरा पड़ना और सांस लेने में कठिनाई आदि होना शामिल है। इसका मुख्यतः 4 टाइप्स है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरी। लेकिन कुछ अनकॉमन मलेरिया भी है, लाइक प्लाज्मोडियम नोलेसी और प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी। हालांकि यह बीमारी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। मलेरिया अभी भी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में आम है, जबकि यह बीमारी समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है। 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बना जॉर्जिया। WHO ने जॉर्जिया को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया को ये सफलता उसके 1 सदी तक किए अथक प्रयासों के बाद मिली है। आप इसे कैसे देखते हैं? यह सफलता उन देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अभी भी इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। WHO ने इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि जॉर्जिया में मलेरिया की समस्या बेहद लंबे समय से है। 1900 के दशक से पहले वहाँ कम से कम 3 मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कहर जारी था। 1900 में इसको नियंत्रित करने की व्यवस्थित प्रयासों की शुरुआत हुई। 1920 तक करीब 30% आबादी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होने वाले मलेरिया से पीड़ित थी। 1940 तक बड़े पैमाने पर मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों, परीक्षण और उपचार की बेहतर पहुंच ने मलेरिया के मामले को काफ़ी हद तक कम कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मामले फिर से बढ़ गए, क्योंकि आबादी बड़े पैमाने पर आवागमन कर रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण मलेरिया के मामले एक बार फिर से बढ़ गए। इसी तरह भारत में भी 1967 के बाद कीटनाशकों के प्रति मच्छर का प्रतिरोध और कुछ अन्य कारकों के साथ साथ मलेरिया रोधी दवाई के प्रति परजीवी के बढ़ते प्रतिरोध के कारण मलेरिया का देशव्यापी पुनरुत्थान हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जॉर्जिया ने मलेरिया को खत्म करने के लिए एक गहन कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने नई दवाइयों का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का छिड़काव किया और मच्छर पर सावधानीपूर्वक नज़र रखी। इस प्रयास के मदद से 1953 तक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, 1960 तक प्लाज्मोडियम मलेरी और 1970 तक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्रसार रुक गया। इसके बाद अगले 25 वर्षों तक यह देश मलेरिया मुक्त रहा, मगर 2002 तक यह बीमारी फिर से उभर आई। इस दौरान देश में मलेरिया के 474 मामले सामने आए, लेकिन नया डायग्नोस्टिक टूल, गुड मेडिसिन और टेस्टेड स्ट्रेटेजिक मेजर से WHO का गाइडेंस में अंततः इसे ख़त्म किया और 2025 में मलेरिया मुक्त पहला देश बन गया। मलेरिया को जड़ से मिटाने की राह में दुनिया ने एक और कदम आगे बढ़ाया था। 2024 को WHO ने अफ्रीकी देश कैप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इस तरह कैप वर्दे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीकी का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है, जो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। इस संदर्भ में आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपका इस उत्सुकता का निवारण करते हुए मैं हमारा इंटेलिजेंट श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस को और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया जा चुका है। गौरतलब है कि अफ्रीकी महाद्वीप के लिए मलेरिया कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। यदि 2021 से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उस वर्ष में मलेरिया के सामने आए 95% मामले केवल अफ्रीकी देशों में ही दर्ज किया गया। वहीं मलेरिया से होने वाली 96% मौतें भी अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई थी।
WHO ने इस मलेरिया बीमारी के खिलाफ चल रही वैश्विक जंग में बड़ी सफलता बताया है। साथ में ये भी बता दें कि केप वर्ड मध्य अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का एक समूह है जो कभी मलेरिया से बुरी तरह प्रभावित था। 1950 के दशक से पहले मलेरिया ने इसके सभी द्वीपों को प्रभावित किया था। कीटनाशक छिड़काव जैसे लक्षित हस्तक्षेपों ने इस देश से मलेरिया को दोबारा सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था। लेकिन 1967 और फिर 1983 में मलेरिया मुक्त होने का बावजूद दुर्भाग्य से वेक्टर नियंत्रण में चूक के चलते यह बीमारी दोबारा से फैल गई थी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में मलेरिया के मामले के चरम पर होने के बाद से यह बीमारी 2 द्वीपों यानी कि सैंटियागो और बुआ विस्ता तक ही सीमित रह गई। हालांकि 2017 से इन दोनों द्वीपों में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद केप वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अफ्रीकी देशों में आज भी मलेरिया एक बड़ी समस्या है जो हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। 2015 से देखें तो अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौतों में 16% की गिरावट आई है। हालांकि इसके बावजूद 2023 में प्रति लाख में से 52 लोगों पर मलेरिया की वजह से मृत्यु का जोखिम मंडरा रहा है, जो 2030 तक इसमें गिरावट के लिए निर्धारित लक्ष्य के 2 गुना से भी अधिक है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए तेज़ी से प्रयास करने की बहुत ही ज़रूरत है। इसके उपरंतु मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। इससे पहले 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। इसी तरह से मलेरिया मुक्त देशों का नाम लिस्ट में बढ़ता गया। अभी 44 कंट्रीज और एक टेरिटोरी का नाम इसमें शामिल है। ग्लोबल स्टेटस का प्रेक्षापट में भारत का मलेरिया का स्थिति कैसा है? WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के मुताबिक भारत ने मलेरिया का नया मरीज और उसकी वजह से होने वाली मोर्टेलिटी को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वैश्विक आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2023 में मलेरिया के 26.3 करोड़ मरीज सामने आए थे, जो 2022 की तुलना में कहीं अधिक है। इनमें से अधिकांश अप्रोक्सीमेटली यानी कि 94% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। 2022 से तुलना करें तो 2023 में 1 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। इससे पहले 2022 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 25.2 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ 2022 की तुलना में मलेरिया से होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में जहां करीब 6 लाख रोगी की जान इस बीमारी ने ली थी, वहीं 2023 में इसकी वजह से मरने वालों का आंकड़ा घटकर करीब 5,97,000 रह गया। भारत से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर घंटे मलेरिया के औसतन 233 मामले यानी कि नए मरीज सामने आते हैं। WHO ने अपनी नई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि भारत में 2023 के दौरान मलेरिया के 20.4 लाख मामले सामने आए थे। हालांकि 2005 से 2023 तक देश में मलेरिया के नया मरीज यानी कि मॉर्बिडिटी के मामले में 92% का गिरावट के साथ घटकर 20.4 लाख रह गई है। 2005 के दौरान भारत में मलेरिया के 2.43 करोड़ मामले सामने आए थे। देश में मलेरिया की वजह से जाने वाली मौतें यानी कि मोर्टेलिटी में भी करीब 90% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। बता दें कि जहां 2005 में मलेरिया की वजह से 32,582 लोगों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, वहीं 2023 में मौतों का यह आंकड़ा घटकर 3,461 ही सिर्फ रह गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी भारत को मलेरिया मुक्त होने के लिए एक लंबा सफर तय करना बाकी है। मलेरिया को दूर करने में, इसका नियंत्रण और उन्मूलन करने में
क्या क्या चुनौतियाँ हैं, थोड़ा बताइए। जी हाँ, इसमें कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एसिम्प्टोमेटिक केस, इमर्जेंस ऑफ प्लाज्मोडियम नोलेसी एंड प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी, मिस यूज ऑफ आर्टिसोनेट मोनोथेरापी, K13 जीन म्यूटेशन और डिलीशन इन PFHRP2 एंड 3 जीन्स। इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं अभी। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से हम मच्छर उन स्थानों पर भी पनपने लगे हैं जहां पहले नहीं पाए जाते थे। ऐसे में मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा नए क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। जिस तरह से वैश्विक तापमान में इजाफा हो रहा है और जलवायु में बदलाव हो रहा है, वो इस बीमारी को पैर पसारने में मदद कर रहे हैं। इसकी वजह से यह बीमारी नए क्षेत्रों को भी अपना निशाना बना रही है। वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि जलवायु में आता बदलाव मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खतरों को और बढ़ा रहे हैं। अनुमान है कि सदी के अंत तक करीब 840 करोड़ लोगों पर डेंगू और मलेरिया का खतरा मंडराने लगेगा। नंबर 2, एसिम्प्टोमेटिक केस। कोई ज्योग्राफिकल एरिया में बच्चों में मलेरिया संक्रमण अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो सामुदायिक संचरण में योगदान करते हैं, जो कि छिपे हुए परजीवी रिजर्वायर के रूप में है, जो स्थानिक क्षेत्र के संबंध में मलेरिया संचरण की तीव्रता और बच्चों की उम्र के साथ तालमेल रखते हैं। 10 उपसहारा अफ्रीका देशों के एक अध्ययन के संदर्भ में 15 वर्ष की कम आयु की बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया का समग्र प्रसार 25% था। इनका एनीमिया और कीटनाशक उपचारित नेट के उपयोग के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध भी था। इस स्टडी में 15 वर्ष के कम उम्र के एसिम्प्टोमेटिक प्लाज्मोडियम संक्रमित बच्चों में एनीमिया का समग्र प्रसार 35% पाया गया था। कीटनाशक उपचारित नेट का उपयोग एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था। जब हेलमिंथ के साथ एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया के सह संक्रमण होता है तो यह नैदानिक चित्र और इसके प्रबंधन को जटिल करता है। उदाहरण के लिए, हेलमिंथ संक्रमण से जुड़े लक्षण में जब थकान, पेट में दर्द और एनीमिया शामिल होते हैं, तब केवल मलेरिया या हेलमिंथ के लिए ये विशिष्ट लक्षण को विशेषता देना है, ये समझना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में एसिम्प्टोमेटिक रिजर्वायर भी उपलब्ध होते हैं। नंबर 3, इमर्जेंस ऑफ प्लाज्मोडियम नोलेसी एंड प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी। हाल ही के वर्षों में प्लाज्मोडियम नोलेसी मलेरिया एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरा है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के देशों में, और हाल ही में कंबोडिया में भी इसको पाया गया है। 2023 में मलेशिया में सभी 14 स्वदेशी मलेरिया मौतों में प्लाज्मोडियम नोलेसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। प्लाज्मोडियम नोलेसी की बढ़ते बोझ और प्रसारण ने मलेरिया उन्मूलन प्रयासों के लिए एक अद्वितीय चुनौतियां पेश की है। आज तक मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन केवल उन देशों के दिया गया है जहां सिर्फ 4 मूल मानव प्लाज्मोडियम प्रजातियां प्रसिद्ध होती है। मलेरिया उन्मूलन के प्रमाणन के संदर्भ में प्लाज्मोडियम नोलेसी ट्रांसमिशन के उद्भव के ध्यान में रखते हुए WHO ने एक सलाहकार समूह को बुलाया, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि जिन देशों ने 4 प्रमुख मानव मलेरिया परजीवी प्रजातियों के संचरण को समाप्त कर दिया है, लेकिन अन्य प्लाज्मोडियम प्रजातियां यानी कि जैसे कि प्लाज्मोडियम नोलेसी, प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी के स्वदेशी संचरण की रिपोर्टिंग खतरा की लेवल की नीचे में जारी है, सिर्फ वैसे ही देश का मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट का आवेदन पत्र WHO द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। प्लाज्मोडियम नोलेसी और अन्य जेनेटिक मलेरिया यानी कि पोटेंशियल सिमियान जेनेटिक मलेरिया पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम साइनोमोल्गी, P. इनुई, P. आइलेसी, P.
सिमियाम पी ब्राजीलियानाम पी स्केजी आदि की स्थिति का आंकलन करके WHO काम करना जारी रखता है और आगे वो मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। प्लाज्मोडियम साइनोमोलगी एक नया डरावना जेनेटिक मलेरिया है। आने वाले समय में इसका अधिक चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हो सकता है। पर्यावरण परिवर्तन यानी कि एनवायरमेंटल चेंज मनुष्य और वन्यजीवों की बीच घनिष्ठ संपर्क कर रहा है। गैर मानव प्राइमेट से मलेरिया परजीवी ने मानव आबादी तक और मानव मलेरिया परजीवी ने जंगली गैर मानव प्राइमेट आबादी तक वापस फैलने जा रहा है। इन जटिल संचरण चक्र में परजीवी प्रसार की अनुसंधान करने के लिए नए आणविक और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सिमियान मलेरिया यानी कि गैर मानव प्राइमेट मलेरिया परजीवी में वैश्विक स्तर पर मलेरिया उन्मूलन को कम करने की क्षमता है। लोगों में सिमियान मलेरिया की नॉन नेग्लिजिबल जोखिमों की स्थिति के लिए 2022 में WHO ने मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन दिशा निर्देशों को बदल दिया है, जो कोई देशों के मलेरिया के उन्मूलन के लिए शायद कोई मार्ग नहीं छोड़ रहा है। ये प्रोग्राम के लिए फोर्थ डेंजर है मिस यूज ऑफ आर्टिसोनेट मोनोथेरापी। कोई एक प्रैक्टिशनर ने आर्टिसोनेट मोनोथेरापी का गलत उपयोग के द्वारा इसके प्रति प्रतिरोध शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस को आमंत्रित कर सकता है। उस मामले में हमारे पास मलेरिया के साथ लड़ने के लिए इन दिनों में कोई बेहतर सिद्ध दवा अभी नहीं है। पांचवा थ्रेट है K13 जीन म्यूटेशन। रवांडा में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम K13 जीन म्यूटेशन का उच्च स्तर का उपलब्धता देखा गया है। आर्टिमिथार लुमेफेंट्रिन के द्वारा इसका उपचार के बाद भी धीमी परजीवी निकास यानी कि स्लो पैरासाइट क्लियरेंस देखा गया है। आने वाले समय के लिए ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये प्रोग्राम के लिए दूसरा थ्रेट है PF-HRP2 और 3 जीन में विलोपन। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश RDT हिस्टिडीन समृद्ध प्रोटीन 2 यानी कि HRP2 एंटीजन को लक्षित करते हैं। हिस्टिडीन समृद्ध प्रोटीन 3 HRP2 का एक होमोलॉग है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम परजीवी जो न तो HRP2 को व्यक्त करते हैं और न ही HRP3 को, तो यह प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन RDT द्वारा पूरी तरह से पता लगाने से बच जाएंगे यानी कि विल एस्केप कम्प्लीटली। यह बात पहली बार 2010 में पेरू में रिपोर्ट किया गया था। तब से अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में 41 स्थानिक देशों में रिपोर्ट कर गए हैं। यही कारण है कि स्लाइड परीक्षण यानी कि स्लाइड टेस्ट को मलेरिया परीक्षण का स्वर्ण मानक यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जहां परजीवी के विस्तृत चरणों का भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है। मलेरिया की पेडियाट्रिक दवाएं बनाना भी एक समस्या है। मलेरिया के उपचार के बारे में स्कोप क्या क्या है? जी, कुछ होप और स्कोप तो है। नंबर 1, मलेरिया की वैक्सीन। 2023 में WHO ने मलेरिया की प्रादुर्भाव रहने वाला क्षेत्रों में रहने वाला बच्चों में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया को रोकने के लिए RTS-S/AS01 और R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया के टीके यानी कि वैक्सीन के व्यवस्थित उपयोग की सिफारिश की, जहां मध्यम से उच्च संचरण दरों की ट्रांसमिशन रेट रहे हैं। यह वैक्सीन पहले भी घाना, केन्या और मलावी में 3 मिलियन से अधिक बच्चों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। नंबर 2 में टेफिनोक्विन का बारे में बोलना चाहूँगा। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस के लिए टेफिनोक्विन ड्रग्स को मंजूरी दी है। यह एक 8 एमिनोक्विनोलिन एंटी मलेरिया ड्रग है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया की यकृत चरण को लक्षित करता है। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण रिलप्स होने वाले मलेरिया को भी रोकता है। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के खिलाफ एक रेडिकल ट्रीटमेंट है। इसकी एकल खुराक
प्राइमाक्विन के 14 दिनों का खुराक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। टेफिनोक्विन का लंबा टर्मिनल हाफ लाइफ लगभग 16 डेज प्रोफाइलेक्सिस के लिए कम लगातार खुराक के और उपचार के लिए एकल खुराक के संभावित लाभ प्रदान कर सकता है। यह उपचार का पालन दर यानी कि ट्रीटमेंट एडहेरेंस रेट भी बढ़ा सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का रेडिकल ट्रीटमेंट एरिथ्रोसाइटिक और मलेरिया परजीवी का लिवर स्टेज दोनों की लक्षित करता है। इससे पहले प्राइमाक्विन सिद्ध हिप्नोजोइटोसाइडल गतिविधि के एकमात्र लाइसेंस प्राप्त एंटी मलेरियल था। तीसरा नंबर में एंटी मलेरियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। वैक्सीन की तुलना में एंटी मलेरियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को एक शत के रूप में दिए जाने की क्षमता है और यह उच्च प्रभावकारी है। अत्यधिक मौसमी सेटिंग में जहां अधिकांश मलेरिया 4 से 5 महीने तक रहता है, एक एकल एंटी मलेरियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का शॉट मलेरिया के मौसम से ठीक पहले दिया जा सकता है और यह पूरे सीजन के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशालाओं में बनाए गए एक प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नामक प्रोटीन की तरह काम करते हैं। एंटीबॉडी हमारे आपके प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। ये एंटीजन को तलाश करते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए उनसे चिपक जाते हैं। प्रयोगशाला में बने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे आपके अपने प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। मोनोक्लोनल शब्द का तात्पर्य इस तथ्य से है कि प्रयोगशाला में बनाए गए एंटीबॉडी क्लोन है। वे एक एंटीबॉडी की सटीक प्रतियां हैं। नेक्स्ट बोलना चाहूँगा फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर के बारे में। यह मलेरिया को ठीक करने के लिए और इसके मच्छर संचरण को रोकने के लिए संभावित माना जाता है। मलेरिया परजीवी चक्रीय न्यूक्लियोटाइड PDE का यह इनहिबिटर यानी कि अवरोधक अलैंगिक रक्तचरण परजीवी विकास को अवरुद्ध करता है और यौन परजीवी विकास के दौरान मच्छर संचरण को भी अवरुद्ध करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेराइल मॉस्किटो भी एक विकल्प संभावना हो सकता है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? इस साल 2025 का विश्व मलेरिया दिवस की थीम है मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानें। मलेरिया का अंत हमारे साथ, यह थीम मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन रणनीतियों में नए सिरे से निवेश करने, रोकथाम और उपचार के तरीकों की पुनर्कल्पना करने और मलेरिया की समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को फिर से जगाने का आह्वान करती है। यानी कि मलेरिया की समाप्ति की शुरुआत मुझसे और आपसे यानी कि हर इंडिविजुअल से होती है। अब समझे पुनर्निवेश का मुद्दा। मलेरिया से निपटने के लिए संसाधनों और प्रयासों को बढ़ाने पर यानी कि री इन्वेस्ट पर जोर दिया गया है। अब समझे पुनर्कल्पना क्या है। मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए नए और बेहतर तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता को यहाँ दोहराया गया है। लास्ट पॉइंट पुनर्जागृति। इसमें मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक प्रतिबद्धता को फिर से जगाने और मजबूत करने की बात कही गई है। तो यही है विश्व मलेरिया दिवस की थीम, यानी कि मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर PJ शर्मा। आपने इतने सरल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे युवा श्रोताओं तक पहुंचाई। हमें उम्मीद है कि मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। युवावाणी के इस विशेष संवाद में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर PJ शर्मा के साथ हुई एक वार्तालाप मलेरिया उन्मूलन की चुनौतियां और इसके दायरे के बारे में। उम्मीद है आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई है।
आज की ये चर्चा केवल जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजाया गया है। इस वार्तालाप का मकसद सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी देना है। श्रोताओं से अनुरोध है कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सलाह या जश के लिए अपने नज़दीकी पेशेवर डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और इसी के साथ आपके साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे। बने रहिए आकाशवाणी केंद्र के साथ।